welcome to EduGrown once again. My name is Neha and हम आज फिर से आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। अभी तक आपने चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास टेंथ से बात हो रही है, तो प्लीज़ आप ध्यान दें। नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, ठीक है। एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं। मैंने उसको आपको ब्रैकेट में बता दिया है, तो आप उस ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 3 कैटेगरीज में, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर, देन आता है शॉर्ट आंसर, देन आते हैं लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं वो 1 मार्क के रहेंगे और आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें। एंड फिर आता है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स भी आपको 3 मार्क्स के रहेंगे। देन आएंगे लॉन्ग। लॉन्ग भी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? ये 2011 में आ चुका है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? आपको मैंने बताया कि ये ऐसा एक्ट आया था, ठीक है, जो कि हमारे इंडियंस के लिए अच्छा नहीं था। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, ये रॉलेट एक्ट वहाँ के जो लीडर थे उनके नाम पे, जो जिन्होंने एक्ट लाया है उनके नाम पे ही ये नाम पड़ा था इसका, रॉलेट। एंड ये इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो लोग भी सत्याग्रहीज हैं, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हम बिना किसी प्रायर नोटिस के एंड बिना किसी वजह के उनको जेल में डाल सकते हैं। ये बेसिकली रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो अभी आंसर पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर to suppress political activities, allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। आपको पता है कि जज के सामने ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद आपको जज बताता है कि क्या क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सज़ा होती है वो तय की जाती है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एकदम रावण राज चल रहा था कि अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम तुम्हें सप्रेस करेंगे, सप्रेस ही नहीं करेंगे हम तुम्हें जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसमें नो नो वकील नो दलील वाली चीज़ थी, ठीक है। अदर वर्ड, आप रॉलेट एक्ट को अगर छोटे से वर्ड्स में याद रखना चाहते हैं तो नो वकील नो दलील, सीधे जेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द रॉलेट एक्ट इम्पोज्ड? ये क्यों इम्पोज किया गया था? क्योंकि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय, ठीक है, इसलिए ही आया था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जितने भी लोग थे, उनसे डर रहे थे। तो उनके डरने का, वो बेसिकली गांधी जी से डर रहे थे, गांधी जी के सत्याग्रह से डर रहे थे, ठीक है। इस डर को उन्होंने क्या किया, एक एक्ट इम्पोज कर दिया, ठीक है। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये एक एक्ट इम्पोज कर दिया, वो बिना सिर पैर के रूल्स थे इसके अंदर, एंड जिससे लोग डरे और वो प्रोटेस्ट ना करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड? कौन सा सेशन हुआ था? लाहौर का हुआ था सेशन, दिसंबर 1929 के अंदर, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। हु कंपोज्ड वंदे मातरम? ये सब हम जीके में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैंने ये डाल दिया क्योंकि ये 2012 में आ चुका है। द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की फर्स्ट इमेज दी थी। एंड खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था एंड क्यों स्टार्ट हुआ था? बेसिकली व्हाई वाज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? तो खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड उनके साथ ये मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 अली ब्रदर्स थे, जिनको हम कंबाइनली अली ब्रदर्स कहते हैं। तो उनके साथ में मिलकर के ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें जो खलीफा होते थे, ठीक है, उनके जो खलीफा थे तो वो मुस्लिम्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तो जब उनके ऊपर ट्रीटी लगाई गई तो वो हार्श ट्रीटी थी, ठीक है। उसके खिलाफ में
कई मुस्लिम कंट्रीज में कई मुस्लिम्स ने एक साथ उठ के एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, उसी को हमने खिलाफत आंदोलन कहा था। एंड और उस समय हमारे यहाँ इंडिया में भी आंदोलन चल रहे थे, हमारे यहाँ को पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो महात्मा गांधी का आइडिया ये था कि अगर हम मुस्लिम्स के साथ मिलकर के कंबाइनली अगर हम मूवमेंट चालू करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट दे पाएंगे और हम ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल पाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाते हुए खिलाफत मूवमेंट को भी पूर्ण स्वराज जब वो मांग रहे थे, जो सत्याग्रह उनके चल रहे थे, उसी के साथ में उसको मर्ज कर दिया था। तो ये अली ब्रदर्स एंड जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन दोनों ने ही मिलकर के खिलाफत मूवमेंट को भी चलाया था। ओके, तो हमें एक तरह से इस समय पे हमें मुस्लिम्स का ही उतना सहयोग मिल रहा था। ओके, एंड मुस्लिम्स को ऑब्वियसली हिंदुओं का मिल रहा था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वाज देयर इन स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय गांधी जी। तो ये कौन कौन से कलर्स थे, 1921 की बात हो रही है, तो कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। अगर आपने मेरा ये लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें मैंने वो पूरा विद इमेज आपको दिया है कि 1921 में गांधी जी ने कैसा फ्लैग डिजाइन करवाया था। ओके, एंड आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम क्यों विदड्रॉ किया गया था, इसका रीजन देना है। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज द मूवमेंट हैड टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। कई जगहों पे बहुत अहिंसा छोड़ दी गई थी, मतलब हिंसा स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बहुत लोग मारे जाने लग गए थे। उसी बीच में 1922 में चौरी चौरा का कांड हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके 22 पुलिस वाले वहीं पुलिस स्टेशन में ही जिंदा जला दिए गए थे, ठीक है। तो जो उग्रवादी थे या आपके क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने ही उनको जला दिया था। तो इस तरह से गांधी जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और उन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया गया था, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ये कौन सा एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये इसको याद रखिएगा, आप अपने आगे भी जब आंसर्स लिखोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, 1859 इट्स इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उसके बाद आता है, नेम टू मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पेजेंट्स इन 1916 एंड 17। 1916 एंड 17 में डोंट फॉरगेट आप, अच्छा 2013 में ये आया है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट ये 1916 में जो हुआ था वो इंडिगो हुआ था, ठीक है, नील की खेती हुई थी चंपारण बिहार में, एंड उसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। उसके बाद एक दूसरा प्रेजेंट मूवमेंट था गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो आया था आपके रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे जब खेती खराब हो गई थी तो उसके बाद लोगों को, जो किसान थे, तो वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने वो मूवमेंट किया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1916 एंड 17 के, ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। ये 2014 में आया हुआ था। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सत्याग्रह यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह, मतलब सत्य का साथ देने वाले जो अहिंसा के साथी होते हैं, उनको हिंसा नहीं चाहिए होती है, ठीक। तो अभी आप इनको वर्डिंग्स में देखोगे, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी ने देखा कि इंडिया को उनकी जरूरत है, तो वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ गए। गांधी जी इज नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इज नोन, ओके नोन होगा यहाँ पे, इज नोन एज सत्याग्रह। गांधी जी का ही मूवमेंट था, इन्हीं का एक तरह से आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह की, जो उसको फॉलो करते थे। ये क्या करते थे कि ये शांति से प्रोटेस्ट करते थे, जिसमें ना मारपीट होती थी, ना ही खून खराबा होता था, वो कुछ नहीं होता था। ये अहिंसा के पुजारी थे और ये अपने सिर्फ एक सत्य के मार्ग पे चलते थे, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। सत्याग्रह एम्फेसिस द ट्रूथ। गांधी जी बिलीव दैट इफ द कॉज इज ट्रू, if the struggle is against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. उनका कहना यही था कि अगर हम ट्रू सच के साथ में हैं,
तो फिर हमें कभी ना कभी समझा जाएगा, हमारा ट्रुथ सामने आएगा। अ सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के मैंने आपको बता दिया, अहिंसा चाहते थे वो। पीपल इंक्लूडिंग ऑप्रेसर हैड टू बी persuaded to see the truth. Truth had bounded to was bound to ultimately triumph, and Gandhi ji believed that dharma of non-violence could unite all India. तो ये गांधी जी के अपने विचार थे जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, और सत्याग्रह के थ्रू ही उन्होंने काफ़ी सारी प्रोटेस्ट की और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी जीती थी, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स इससे डरते भी काफ़ी थे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो जब वो डिप्रेशन आया था तो पूरे पूरे वर्ल्ड पे आया, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा जब वो यूएस में आया तो उसके ऊपर डिपेंड जितनी भी कंट्रीज थी वो सब हिल चुकी थी, ठीक है, इंक्लूडिंग जर्मनी एंड दिस यूरोप। तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन था ये हम पे रूल कर रहा था। तो जब ये इस तरह का डिप्रेशन आया तो उससे हाँ ब्रिटेन के ऊपर भी फर्क पड़ा, और ब्रिटेन पे पड़ा तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे भी पड़ना ही था, ठीक है। इन 19th सेंचुरी colonial India has become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या करता था, एग्रीकल्चरल जो गुड्स होते थे वो करता था, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इंपोर्ट करता था इंडिया, जब वो हमारे यहाँ कॉलोनीज बनी हुई थी। The worldwide economic depression immediately affected Indian trade. Obviously, जब ट्रेड पे असर पड़ना ही था उसके बाद। India's exports and imports nearly halved between 1928 to 34. 34 से 1928 से 34 के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम हो चुका था, मतलब हाफ पे पहुंच चुका था, ठीक है। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे वो क्रैश कर गए थे, ठीक। बहुत सारा नुकसान हो गया था, किसको, जो किसान थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी एक तो वो खेती में हुआ, देन उसके बाद वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो सारी मार्केट उनकी ठप हो गई थी। तो इस तरह से पेजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्राइस बहुत गिर चुके थे, एंड उनको क्या था, ब्रिटिशर्स को तो रेवेन्यू ही चाहिए था। अब वो चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, ब्रिटिशर्स तो हमसे रेवेन्यू लेके रहेंगे। तो ये चीज़ उनको इसका प्रेशर पेजेंट्स पे सीधे सीधे पड़ रहा था, ठीक है। एंड जब बंगाल में जूट प्रोड्यूस किया जा रहा था जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो वर्ल्ड उसमें ना सैक्स बनाए थे, जो बोरियां होती हैं वो बनाई जाती हैं, तो जो वॉर्स में यूज होती हैं। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो वो सैक्स का भी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। तो ये जूट प्रोड्यूसर्स जो थे बंगाल में, उनका कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बढ़ तो सभी का गया था बट उनका भी बढ़ गया था, ठीक है। तो ऑल ओवर पूरे इंडिया में ही सारे पेरेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। एंड जब उनको रेवेन्यू देना था, ठीक, अब ब्रिटिशर्स तो मानने वाले थे नहीं, उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए है। तो उन्होंने जो पेजेंट्स थे उन्होंने अपने मेटल्स, जो अपने प्रेशियस गोल्ड एंड सब कुछ थे, तो उन सबको बेचना स्टार्ट कर दिया, और फिर जब वो बिका तो वो एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से। जब बिका तो फिर वो बाहर कंट्रीज में गया, तो जिससे कि बहुत फायदा मिला था डिप्रेशन से उबरने में पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उस समय भी काफ़ी इंडिया में सोना था। एंड जब वो किसानों ने निकाला एंड जिनके ऊपर भी डेट थे उन्होंने निकाला, तो उसके बाद वो मेटल से वो गोल्ड से वो सिल्वर से डिप्रेशन जो था वो बहुत जल्दी जो इन्फ्लेशन था वो कंट्री में भी कम हो गया, एंड पूरा वर्ल्ड वाइड उसका इफेक्ट दिखाई दिया था। ओके, अभी आप इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। 1931 में क्या हुआ, जो सीडीएम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, तो कंडीशंस ये थी, एक तो थी पॉलिटिकल लीडर्स लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान वर अरेस्टेड। जब गांधी जी इरविन पैक्ट, मतलब जो गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था उसमें गांधी जी ना राउंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, या तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाके उन्होंने अटेंड की थी। तो उनके पीछे से जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग, ऐसे लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि गांधी जी वहां पे थे ही नहीं उस समय, ठीक है, उनके पीठ पीछे से ये सब काम हो रहे थे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन
and peaceful सत्याग्रहीज were arrested. इतने जो सत्याग्रही थे वो जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, महिलाओं और बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटा गया था. इट रिजल्टेड इन एन अपराइजिंग इन पेशावर इन 1930. ठीक है, पेशावर में इससे क्या हुआ, इट वॉज एन क्या हो गया था, अपराइजिंग इन पेशावर 1930 के अंदर, जो इस समय पाकिस्तान में. इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट. इन Chittagong, the revolutionaries captured the armory and a pitched battle was fought between the government troops and revolutionaries. ठीक, अभी आप मैंने इसीलिए एडमी 3 कर दिया है, आप इनमें से 3 कोई भी लिख दोगे तो आपका उतना ठीक है, क्योंकि आप 80 वर्ड से ज़्यादा आई थिंक नहीं लिख सकते हो. ठीक है, तो 80 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है, तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गांधी जी ने मूवमेंट को था वो बंद कर दिया था एंड गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी ने साइन कर लिया था. ओके, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आप 3 पॉइंट्स कोई भी लिख देना. Then I question number 4. Explain the reason of Indian people against the Rowlatt Act passed through Imperial Legislative Council in 1919. ओके, 1919 में क्या था, इंडियन जो लोग थे, ठीक है, उनका रोलेट एक्ट जब ये हुआ तो उसका क्या रिएक्शन रहा इंडियंस को. ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्शन रहे होंगे, क्योंकि जो वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हमारे इंडियंस थे उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी. उनको वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि भाई इस तरह के एक्ट्स मत लाओ, इससे जो फालतू में लोगों को ना पिटाई विटाई करना, उनको जेल में डालना विदाउट एनी रीजन, खाली जो कोई शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. उनका नेगेटिव ही रिएक्शन आया था. तो रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द रोलेट एक्ट ऑफ 1919, ये आपके कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दिस एक्ट. क्या रहा था कि रैलीज हुई थी, रेलवेज शॉप्स क्लोज हो गए थे. ठीक, सारे रेलवे ट्रैक्स बंद कर दिए गए थे, ब्लॉक कर दिए गए थे, वर्कशॉप्स एंड शॉप्स सब बंद हो गई थी, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही थी. ठीक है, एंड जो ओके, एंड सारी जो बसेस थी उन पे अटैक कर दिए जा रहे थे, रेलवे स्टेशन वगैरह जहाँ पे आपके ज़्यादातर पुलिस वाले होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, वहाँ पे अटैक किए जा रहे थे, उन्हें मारा पीटा जा रहा था. 6 अप्रैल गांधी जी हेल्ड हड़ताल अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ. फिर उसके बाद गांधी जी सामने आए, उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल करी थी इस लॉ के खिलाफ. अनजस्ट लॉ, रॉलेट एक्ट के बारे में बात हो रही है. द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जलियांवाला बाग लेड टू अ वायलेंट मूवमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री. उसके बाद जलियांवाला बाग मूवमेंट, जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो आप सबको पता है. ठीक है, उसमें भी बहुत शांति से ही प्रोटेस्ट हो रहा था. ठीक है, वहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग वहाँ पे थे, बहुत ओवर पॉपुलेशन उस समय हो गई थी अंदर बाग के अंदर. एंड प्रोटेस्ट करने वाले तो फिर भी कम थे. वहाँ पे मेला घूमने के लिए बच्चे मोस्टली जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो सब थे, उनके पेरेंट्स थे, सब कुछ था. तो वहाँ पे ये डायर ने जाकर के गोलियां बरसवा दी थी और जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया. तो कई लोग वहाँ पे जो कुआं था उसके अंदर ही बेचारे कूद कूद के मर गए थे. तो इस तरीके से जलियांवाला बाग एक जो था मैसेकर हुआ था. इसके जब रोलेट एक्ट आया था तो उसके बाद की बात. तो ये सब चीज़ें हुई क्यों थी, ये सब इसीलिए हुई थी क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह से सब लोग डर गए थे. ठीक है, सारे ब्रिटिशर्स को अब ये लग गया था कि हमारा तो अब खत्म होने वाले हैं, हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, हमारा रूल खत्म हो जाएगा. तो ये सब डराने धमकाने के लिए वो इस तरह के एक्ट्स लाते थे और इस तरह की हरकतें वो इंडियंस के साथ करते थे. ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 5. विच वर द 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स mentioned by Gandhiji in his letter to Viceroy Irwin on 31st January 1930. फिर why was abolition of salt tax most stirring demand. ठीक, इसमें गांधी जी ने पहली बात तो ये 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो ये है कि गांधी जी की 2 डिमांड्स क्या क्या थी. ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा था सॉल्ट टैक्स क्यों क्यों हटाना है, इसका आप कारण बताइए. ठीक, तो यही मतलब सॉल्ट टैक्स ही क्यों हटाना था उनको, गांधी जी को.
तो देखो गांधी जी को क्या लगता था कि एक ऐसी चीज उन्होंने ढूंढी कि उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज सॉल्ट निकली, क्योंकि वो चाहे वो गरीब होगा वो भी सॉल्ट डालता है ये खाने में, एंड जो अमीर होगा वो भी डालता ही डालता है। लेकिन उस समय क्या होता था, सॉल्ट इंडिया में नहीं बन रहा था, सॉल्ट ब्रिटिशर्स बनाते थे, एंड जब वो यहाँ पे आता था तो उस पर भारी भरकम टैक्स भी लगाते थे। तो वो टैक्स एक तरह से देखा जाए तो हम अगर सॉल्ट बना सकते हैं तो उस पर टैक्स क्यों देंगे। एंड बहुत एसेंशियल चीज होती है लाइफ के लिए, सबके खाने में आप कुछ भी डालो, सॉल्ट तो डालोगे ही डालोगे, है ना। उसके बिना तो खाने का कोई टेस्ट नहीं होता। तो सॉल्ट पे हम टैक्स क्यों दें, गांधी जी का ये कहना था। ठीक है, सम ऑफ द डिमांड्स वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। ठीक, कुछ जनरल इंटरेस्ट की उनकी डिमांड्स थी और कुछ थी पेजेंट्स के लिए, मतलब किसानों इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी। तो ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन stated 11 demands, ठीक, one of which was a demand to abolish salt tax। टोटल 11 थी, लेकिन उसमें से एक जो थी सॉल्ट टैक्स थी। सॉल्ट टैक्स क्यों हुआ था अभी ये बताते हैं। सॉल्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसमें टैक्स देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये नहीं जम रहा था गांधी जी को। तो गांधी जी लेटर was an ultimatum, and if his demands were not fulfilled by March 11, he had threatened to launch a civil disobedience campaign। गांधी जी का ये लेटर कम अल्टीमेटम ज्यादा था। उन्होंने कहा था अगर हमारी ये डिमांड नहीं मानोगे मिस्टर इरविन तो हम 11 मार्च को बहुत बड़ा मार्च निकालेंगे एंड हम एक कैंपेन शुरू करेंगे इसके अगेंस्ट में, जिससे कि आप हमारी डिमांड्स को मानिए। ठीक, तो ये गांधी जी का बहुत ही आगे चल करके कि हुआ भी ऐसा। गांधी जी ने फिर इरविन ने तो इसको क्या किया था कि एकदम ध्यान ही नहीं दिया था, उस पर बिल्कुल इग्नोर कर दिया था इस लेटर को। उसके बाद गांधी जी ने कई सारे लोगों के साथ मिल करके कैंपेन किया एंड वहां पे जा करके दांडी मार्च आपने पढ़ाई है और मैंने आपको उसमें पढ़ाया चैप्टर में। तो वहां पे गांधी जी ने सॉल्ट बनाया एंड उसके बाद से सॉल्ट पे टैक्स खत्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सत्याग्रह, तो जरूरी आता है, बड़ा बोर्ड वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है सत्याग्रह से रिलेटेड। तो आप सत्याग्रह तो बिल्कुल लर्न करके जाइएगा, ठीक है। एंड इसका एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। तो 5 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या लिखोगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर शुड बी नॉट बी एनी स्कोप ऑफ इल विल। ठीक, किसी तरीके का हम बुरा भाव नहीं रखते किसी के लिए, हम अच्छे से बिना किसी फिजिकल फोर्स के प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, सत्याग्रह इज अबाउट सोल फोर्स एंड ट्रुथ is the very substance of soul, and the soul is informed with the knowledge. According to Gandhiji, Satyagraha is not a weapon of the weak. Instead, it can only be used by strongest of the strong, as it totally depends upon mental strength but not a physical strength. तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे, क्योंकि जैसे लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक लोगों को लगता है सत्याग्रह बहुत कमज़ोर लोगों की, जो बोलता नहीं है या जो हाथ नहीं उठाता है बड़ा कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। आप फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है, यही गांधी जी भी कहते थे। एंड बहुत स्ट्रांग लोग ही इस तरह के जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी का है, आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो इसके अंदर। Gandhiji said Satyagraha is passive resistance which is about intense activity but in a non-violent manner। ये आप सबको पता है। India cannot rival Britain in force of arms as the British worship the war god and all of them are bearers of arms। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हर चीज में सप्रेस करना जानते थे। उन्हें ये लगता था कि बस हम बंदूक दिखा देंगे तो आदमी सामने वाला कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से वो वायलेंस से बिल्कुल दूर रहना चाहते थे गांधी जी, और बल्कि उनकी सीख दूसरों को भी यही थी कि भाई नॉन वायलेंस को अपनाओ, वायलेंस को छोड़ दो। इंडियंस कांट compete with them in arms but only defeat them using the weapon of ahimsa। That is by using mental strength, Indians can defeat the British. Tolerance and non-violence can only become the pillar of strength of the Indian। ठीक, तो ये आपका इतना रहेगा। इंडियन आंसर मैंने क्यों लिख दिया, चलो ओके, इंडियन आंसर राइट। तो नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा which could unite all Indians without seeking vengeance or being aggressive
a satyagrahi can win the battle. ये आप इतना लिख देना, आपको पक्का पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आई मीन मार्क्स मिल जाएंगे, यू कैन स्कोर वेल। ओके, देन आता है टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2013 में आया है, देन 14 में आता है, देन 15 में आता है। तो अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो ये पक्का इस बार भी आएगा। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन people begin to believe that they are all part of the same nation, justify the statement। ये आपको वैसे तो खुद लिखना चाहिए, बट स्टिल मैंने इसलिए ये दे दिया है जिससे आप घर में प्रैक्टिस करो इसकी और अच्छे से इसको पढ़ो। फिर भी मैं इसको रीड कर देती हूँ। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिकेशंस रीजन्स और लैंग्वेजेस डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब आपको बिलोंगिंग के बारे में बताना है कि आप कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे दीजिए कि जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी या लैंग्वेज से या किसी कंट्री से, बेसिकली आपको नेशनलिज्म के बारे में बताना है, जो कि ऊपर भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, जैसे ऊपर वाला है तो उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया, नीचे वाले को थोड़ा घुमा के पूछ लिया, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, थोड़ा समझ लेना वहाँ पे क्वेश्चन को। ये नहीं है कि बस उठा के कुछ भी लिख दिया कहानी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played an important role in creating a sense of collective belonging leading to the growth of nationalism। ठीक है, अगर हम कहीं पे रहते हैं तो हम वहाँ की भाषा से, वहाँ के पहनावे से, वहाँ के रिलीजन से, वहाँ के कस्टम से, ठीक है, इन सब से खुद को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, उनके एक तरह से हम उससे जुड़े हुए होते हैं, तभी हमको ये फील आती है कि हाँ हम इस कंट्री में रहते हैं। या अगर आप छोटे से घर में भी रहते हो, मान लो कि आप कंट्री की तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, आप एक घर में भी रहते हो, तो आप वहाँ की चीज़ों से बिलोंगिंग से बहुत, आपको ये होता है ना कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है, ये हमारा, ये मेरा रूम है। ओके, तो इस तरह से आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपके अंदर उसी चीज़ से आती है, चीज़ों से आती है। ओके, तो यही यही चीज़ आती है आपके, अगर नेशनलिज्म की बात करोगे तो हमारा फ्लैग, हमारी भाषा, हमारा, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो हम इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक, और हमारी जो संस्कृति है, हम इन सब से खुद को बिलोंग करते हैं, तब हम इंडिया के बिलोंगिंग्स में आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। इमेज ऑफ भारत माता, उस समय यही किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इन लोग ने लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये हमारी भारत माता है, इनके लिए हमें मरना है, ये हमारी कंट्री है, हमको इनके लिए कुछ करना है, ये हमारा फ्लैग है, हमें इसकी इज्जत करनी है। तो ये सब चीज़ें उस समय के लोगों ने बहुत ज़्यादा जनता के अंदर पैदा किया था। ठीक, तो ये जैसे इमेज ऑफ भारत माता है, तो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो ये भारत की आइडेंटिटी दिखाने के लिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक, एक भारत माता की इमेज बनाई गई थी उस समय। ओके, दिस इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम उस समय बहुत गली गली में बजाया जाता था कि जिससे आपके मदरलैंड के लिए आपको प्यार आने लगे और आप एक तरह से एक राष्ट्र भावना जागे और आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ एटलीस्ट आवाज उठाना स्टार्ट करो अपने इंडिया को आज़ाद करने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट्स होते थे, स्वदेशी मूवमेंट हो और बहुत सारे ऐसे जगहों पे जब छोटे छोटे स्पीचेस होते थे उसके बीच में ये वंदे मातरम गाना गाया जाता था। Moved by the Swadeshi movement, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अभी भारत माता की जो इमेज थी, उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया, एक अच्छी डिवाइन जो मूर्ति होती है वैसी बना करके उन्होंने वो लोगों को दिखाया, जिससे कि उनको एक नेशनलिज्म आए उनके अंदर, एक कुछ भावना जगे। द आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन नेशन केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद दिस इमेज। आप किसी चीज़ को अगर विजुअली देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, जब मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ अगर, तो जब, अभी तो मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई, बट आप जब वो मेरा पहले का देखोगे तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन में आपको फोटो भी दिखाई है। तो जब आप कोई चीज़ देखते हो तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो, उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाते हो। ठीक है, बिना देखे, बिना आप
कुछ भी नहीं समझ आता है ना। आप छोटी सी चीज भी अगर आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो तो आप तुरंत उसकी फोटो से अगर दिखाओगे तो वो ज्यादा देर तक माइंड में रहती है एंड वो चीज ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आती है। तो यही चीज थी भारत माता। अब इंडिया को लेकर के एक तस्वीर बनाना बहुत जरूरी था, तो उस तस्वीर से अटैचमेंट करवाने के लिए वो तस्वीर बनाई गई है, जिससे लोगों को दिखाई दे कि हाँ, दिस इज आवर भारत माता, दिस इज आवर प्राइड। ठीक है, तो इस तरह से एक पोर्ट्रेट बनाया गया था दैट वाज वेरी काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक, लेटर दिस इमेज वाज पेंटेड बाय मेनी अदर आर्टिस्ट which acquired different forms. This image was circulated in popular prints and devotion to this mother figure was seen as a sign of nationalism। ठीक है, आप एक मदर फिगर जैसे आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं ना, वैसे ही इस तरह की इमेज को बना करके लोगों के अंदर एक मातृत्व की भावना जागी कि हम हमें अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी भारत माता है जिसको हमें ब्रिटिशर से बचाना चाहिए। तो इस तरह से नेशनलिज्म की भावना सब लोगों में बहुत अच्छे से जगा पाए। देन आता है सिंबल दैट इज फ्लैग। अब कोई सिंबल देना था इंडिया के लिए तो फ्लैग बनाया गया। तो 3 तरह के फ्लैग्स बने थे उस बीच में, बल्कि बहुत सारे बने होंगे आई थिंक। आपकी बुक में जो दिए गए ट्राइकलर फ्लैग था जिसमें एक स्वदेशी मूवमेंट की तरह जो बंगाल में हुआ था, तो ट्राइकलर फ्लैग था जिसमें रेड, ग्रीन और येलो यूज हुआ था। ठीक है, उसमें 8 लोटस थे। ठीक, एंड जिसमें 8 प्रोविंसेस दिखाए गए थे ब्रिटिश इंडिया के। ओके, इसको दिमाग में रख के बनाया गया था। देन गांधी जी ने 1921 में एक बनाया था जिसमें वो भी ट्राई कलर था बट रेड, ग्रीन एंड व्हाइट था। रेड, ग्रीन एंड येलो की जगह रेड, ग्रीन, व्हाइट था। उसमें स्पिनिंग व्हील थी बीच में। ठीक है, जो चरखा गांधी जी चलाते थे उसको डाला गया था। देन कैरिंग द देन ए री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, लोगों को जब जगाया गया कि मतलब आपके पुराना इतिहास क्या है उसको बहुत ग्लोरीफाई करके, जो कि ऑब्वियसली ग्लोरीफाइड है ही हमारे इंडिया का। तो उसमें आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट हो गया, हिस्ट्री होगी, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सबको याद दिलाया गया कि देखो हम कैसे थे, हम पहले कितना ग्रो कर रहे थे, हम कितने ग्लोरिफिकेशन मतलब ग्लोरीफाइड थे उस समय, हमारा कल्चर कितना फ्लरिश कर रहा था, हम इंडिया में कितने अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट हुई। देन ब्रिटिश रूल जब से आया है तब से हर चीज़ के पीछे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपने ही कंट्री में लोग स्ट्रगलिंग कंडीशन में हैं, अपना पास्ट के अचीवमेंट्स को भूल चुके हैं। तो इस तरह से ना लोगों के बीच में अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो कभी अपनी कंट्री के पीछे नहीं लड़ेंगे। वो उनके अंदर नेशनलिज्म, उनके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं होगा तो वो कभी नहीं लड़ेंगे। इस तरह से उनको हिस्ट्री की याद दिला करके कि पहले हम कैसे थे और अब हम ब्रिटिश रूल में कैसे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनके अंदर जोश भरा जाता था। ठीक, उसके बाद है इंडियन फोकलोर। फोकलोर मतलब होता है लोक साहित्य वगैरह, है ना। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। हमारे यहाँ के साहित्य को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जाने लगी नेशनलिज्म के द्वारा। देन फोक टेल्स was sung by bards in the village and हमारे यहाँ का ट्रू कल्चर जो है तो गांव में और सब में दिखाया जाने लग गया। ठीक है, एंड किस तरह से जो बाहर की फोर्सेस आई जिसकी वजह से हमारा कल्चर डैमेज हुआ, ये सब चीज़ें बताई गई। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बहुत सारे बैलेंस लिखे। ठीक है, बहुत सारी राइम्स ऐसी लिखी, नर्सरी राइम्स ऐसी लिखी एंड और बहुत सारा ऐसा कल्चर के जो अपने माइथोलॉजिकल वे में भी लोगों को बताया गया। ठीक है, एंड जिससे कि हमारा कल्चर रिवाइव करने के लिए लोग स्ट्रगल करें, थोड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आए, थोड़ा अपने अंदर इस चीज को जगाएं कि टुवर्ड्स भारत माता। ओके, इन मद्रास नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक। जैसे कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर थे, वैसे ही मद्रास में नतेसा शास्त्री थे जिन्होंने तमिल जो थी टेल्स लिखी थी। उनका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी जो चाहे फ्लैग हो, ठीक, या फिर हिस्ट्री की रीइंटरप्रिटेशन हो, फोकलोर हो, इन सब के थ्रू मूवमेंट को जगाया गया था लोगों के अंदर। देन आता है हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे कंट्री के अंदर जो सिटीज थी वहां तक पहुंचा था। ठीक है, इसके इकोनॉमिक फ्रंट
पे जैसे इफेक्ट्स, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो इफेक्ट्स पड़े थे उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, ये आपका 2012 और 15 में आया है। तो इन द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। जो मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि देखो जो गरीब है वो बेचारा अपने जो बेसिक नीड्स हैं उन्हीं के पीछे उसको करना पड़ता है। ठीक, वो उस समय उसकी खुद की लड़ाई जो थी वो लैंडलॉर्ड से ही ज्यादा थी। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। ठीक, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वैसे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे जो मिडिल क्लास का आदमी था, जो मिडिल क्लास वाले थे वो कूद पड़े थे इस मूवमेंट के अंदर। Then thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmaster, teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. जितने भी गवर्नमेंट संस्थान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे अपने एक जो ऑफिसर्स थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, वो सारे इंस्टीट्यूशंस को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोर्ट कचहरी हो। ठीक है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़ के जो काउंसिल इलेक्शंस थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया गया था। Where the Justice Party, the party of non-Brahmins, feet that entering the council was one way of gaining power. जो मद्रास की पार्टी थी, जो जस्टिस पार्टी थी, उसमें सारे नॉन ब्राह्मण्स थे। तो उनका ये कहना था कि अगर हम काउंसिल ऑफ इलेक्शंस ही छोड़ देंगे तो हम उनको वैसे भी उनकी पावर से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि, और वैसे जो आपकी कांग्रेस थी उसकी भी यही सोच थी कि अगर हम इसी से साइड हो जाएंगे, ठीक, अगर हम पॉलिटिकली ही हम अलग हो गए तो वो सारा पॉलिटिकल रूल तो एक तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में ही आ जाएगा ना। तो इस तरह से सारी मोस्टली तो जो थी इलेक्शन काउंसिल्स थी उन्होंने तो बॉयकॉट कर लिया था, मगर जो जस्टिस पार्टी थी मद्रास की उसने नहीं छोड़ा था। फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड। ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स आल्सो रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। बहुत सारे जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी कपड़े थे, उनको जला दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। ठीक है, एंड जो ट्रेड्स हो थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। देन आता है द इकोनॉमिक स्फेयर वॉज अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये सब तो हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर एंड picketed and foreign clothes were burned. The import of foreign clothes half between. अब जब बहुत सारे कपड़े भी जला दिए गए थे, तो जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनका इंपोर्ट हाफ हो गया था। ठीक है, इट्स वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 102 करोड़ टू 57, मतलब आधी हो गई थी। मेनी मर्चेंट्स एंड ट्रेड्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने ट्रेड करना फॉरेन गुड्स के साथ बंद कर दिया था। पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग इंडियन वंस। जो लोग थे उन्होंने खादी प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था बजाय विदेशी कपड़ों के। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, यूज ऑफ खादी वॉज पॉपुलराइज्ड। ठीक, पॉपुलर कोई चीज तभी होती है जब उसकी खपत ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो खादी इंडिया में फिर से पहनी जाने लगी थी। हैंडलूम्स और टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन जो था काफी बढ़ चुका था उस समय पे। बट धीरे धीरे वो चीजें जो थी बहुत टाइम तक नहीं चल पाई थी। खैर वो अभी इसमें है नहीं, जितना आपसे पूछा गया आप उतना ही बोलना, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि खादी चूंकि बहुत एक्सपेंसिव थी, तो अल्टीमेटली लोगों को ये बॉयकॉट जो किया था उसको फिर से शुरू, मतलब बंद करना पड़ा था। ओके, सारी चीज़ें रिवाइव करनी पड़ गई थी। तो आई होप अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।